स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत एक हादसे की खबर से। बुधवार शाम पटना में एक हादसा ने सबको झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे पड़े पत्थर से बने गाटर में दबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के पीछे पुल निर्माण निगम की लापरवाही भी वजह बताई जा रही है। ये जोर 3 मासूम जिंदगियां बचाने का है। ये चीख पुकार और दर्द अपने जिगर के टुकड़े को आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखते रह जाने का है। तस्वीरें पटना के बेली रोड की है। बुधवार शाम को ललित भवन के नजदीक 8 से 10 साल की उम्र के 3 बच्चे खेल रहे थे। बीपीएससी दफ्तर के बाहर वहीं पर जेसीबी से पत्थर के बने गाटर हटाए जा रहे थे। बच्चों को क्या पता था कि पत्थर से बने ये गाटर मौत बनकर उन पर मंडरा रहे हैं। और फिर देखते ही देखते वो तीनों मासूम पत्थर से बने इस भारी भरकम गाटर के नीचे दब गए। खबर मिली तो परिजन और आसपास के लोग पहुंचे। पूरा जोर लगाकर पत्थर को हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। करीब 20 मिनट बाद क्रेन की मदद से गाटर हटाए जा सके, जिसके बाद तीनों को बेहद नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तीनों बच्चों ने दम तोड़ दिया। बेली रोड ये व्यस्तम रोड है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, राजधानी पटना का व्यस्तम रोड है और यहाँ पर ठीक बगल में फिलहाल यहाँ पुल निर्माण निगम का काम भी चल रहा है और ये बहुत सारे कलवट रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये बगल में गड्ढा है जहाँ 8 से 10 साल के 3 बच्चे खेल रहे थे और फिलहाल इन बच्चों के कपड़े हैं, चप्पल हैं, आप देख सकते हैं। ये छोटे छोटे चप्पल जो हैं ये इन्हीं बच्चों के बताए जा रहे हैं। और यहीं पर खेलने के दौरान जो ये कलवट है वो स्लिप होकर इन बच्चों के ऊपर गिर गया। 3 बच्चे इसके नीचे दब गए। पत्थर से गिर गया है साहब। आप लोग कहाँ थे? हम तो नहीं था, हमारा भागना है। मैं सुना तो आया हूँ, बाकी सब यहाँ पर था। ब्लड अब बांस से हटाया गया है। पत्थर खेले नहीं, वो आए थे 3 बच्चे, तो वो हल्का छुआ होगा। 12-13 साल का है सब। हम लोग बोले हुए थे कि इंजीनियर को कि देखिए आप लोग जैसे रख रहे सुरक्षित रखिए, इसको मार्केटिंग करवाइए, लेकिन इंजीनियर यहाँ का सुना नहीं है। आपकी बात मानते हो आज ये हादसा नहीं होता। ये बात नहीं होता। उसमें एक बच्चा है सर, एक और 4 लड़की है, एक लड़का है। बुढ़ापा के सहारा, अब उसको कौन देखेगा ये बताइए। लापरवाही एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए। ये यहाँ पर ये तस्वीर जो है ठीक यहीं पर ये रखा हुआ है, जो पुल निर्माण निगम का सारा सामान है, जो बनने वाली चीजें हैं। इससे पुल फ्लाईओवर तैयार तो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अगर बच्चों की बलि देकर ये तैयार होगा पुल और फ्लाईओवर, तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होंगे। यहाँ पर घटना स्थल पर जानकारी हुई है कि जो नेहरू पथ है उसके बगल में जो खाली जगह है ललित भवन के पास में, वहाँ पर कुछ बोल्डर्स रखे हुए हैं। वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसमें खेलने के क्रम में 3 बच्चे उसी में कुचल गए और उनकी मृत्यु हो गई है। घटना बहुत ही दुखद परिस्थिति में हुई है। इस दौरान लोगों का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने वहां खड़े जेसीबी में तोड़फोड़ की और जमकर बवाल काटा। घटनास्थल पर पटना डीएम और एसएसपी को पहुंचना पड़ा। वहीं इस पूरी घटना में पुल निर्माण निगम की लापरवाही सामने आ रही है। सवाल है कि सड़क किनारे पत्थर के गाटर क्यों छोड़े गए? पत्थर के गाटर के आसपास बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों के कहने पर भी क्यों नहीं हटाए गए गाटर? पुल निर्माण निगम के इंजीनियर पर कार्रवाई कब? सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर दुख जताते हुए बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन यह मुआवजा घर के चिराग को तो वापस नहीं ला पाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, वो 3 चिराग तो उन घरों में वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन सवाल है कि क्या लापरवाही तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी? उन 3 बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो पुल निर्माण निगम के इंजीनियर हैं, ये तकरीबन 3-4 साल से ये गाटर रखे होते सड़क किनारे। और बिल्कुल वाजिब सवाल है न्यूज़ 18 का कि अगर गाटर रखे गए थे सड़क किनारे तो बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? ये तीनों बच्चे वहां खेल रहे थे और अचानक से जमीन धंसती है और मिट्टी खिसकने के बाद गाटर नीचे गिरते हैं। 2 गाटर गिरे थे और संजोगवश एक गाटर जो है तीनों, एक गाटर बगल में गिरा और जो दूसरा गाटर था वो तीनों बच्चों के ऊपर गिर गया।
और ऐसे में तीनों दब गए। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक वो तीनों बच्चे गाटर के नीचे दबे रहे। लोगों ने काफी जद्दोजहद की गाटर हटाने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। और जब तक वो वहां पर क्रेन आता और गाटर को हटाया जाता, तब तक तीनों बच्चों की हालत काफी नाजुक बन चुकी थी। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तीनों बच्चे, वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो एक बड़ी लापरवाही पुल निर्माण निगम की आखिरकार 3-4 साल से, जैसा कि स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं, आपने गाटर रख दिया और अपनी जिम्मेवारी तय कर ली कि चलिए गाटर सुरक्षित है। आपने कभी ये नहीं समझा कि बगल में झुकी झोपड़ी है, वहां बच्चे हैं, वहां पहुंच सकते हैं, या फिर जो स्थानीय लोग हैं वहां पर पैदल भी उस रास्ते से लोग गुजरते हैं। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और आखिरकार वो हो गया, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुमित, किसी तरह की जांच की बात कही जा रही है? देखिए, जांच की बात तो जरूर कही जा रही है कि सदर एसडीओ जांच करेंगे, लेकिन एक सदर एसडीओ के जिम्मे आप इतनी बड़ी घटना की जांच करवाने का आदेश देकर क्या साबित करना चाहते हैं? निश्चित तौर पर इसके लिए एक सदर एसडीओ किस तरह की जांच करेंगे, यह बात तो समझ से परे है। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, लापरवाही तय होनी चाहिए, और आपको ये भी बोला जाना चाहिए था कि इसमें जो भी लोग जिम्मेवार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये केवल हादसा नहीं है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस जानकारी के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही है। उन 3 बच्चों की मौत के जिम्मेदार के तौर पर अगर देखा जाए तो पुल निर्माण निगम की लापरवाही है, क्योंकि वहां स्थानीय लोगों ने भी कहा, बार बार कहा कि इस गाटर को यहां से हटा लीजिए, आसपास बच्चे खेलते रहते हैं, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। कोरोना काल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों के भगवान ही मालिक हैं, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं लिया जाता है। आलम यह है कि मरीज को भर्ती करवाने में परिजनों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे बुरा हाल गरीब मरीजों का है, जो पैसे के अभाव में प्राइवेट अस्पताल भी नहीं जा सकते। कोरोना काल में बिहार के सबसे हाईटेक अस्पताल आईजीआईएमएस की तस्वीरें बदरंग दिखने लगी हैं, तो सिस्टम पर भी सवाल उठने लगा है। ऐसे तो ये कोविड अस्पताल भी नहीं है, लेकिन नॉन कोविड होते हुए भी इसमें भर्ती करवाना मैराथन जीतने के बराबर है। भर्ती नहीं होने की वजह भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इमरजेंसी के बाहर फर्श पर लेटे इन गरीब मरीजों को भी देख लीजिए, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कोई सीतामढ़ी, तो कोई दरभंगा, तो कोई मोतिहारी से आया है। इनमें किडनी, हार्ट, लकवा, कैंसर समेत कई बीमारियों के मरीज हैं, लेकिन इन्हें भर्ती तक नहीं किया गया। तो यहाँ पे आने के बाद यही सिचुएशन हुआ है कि बेड की किल्लत है। बेड नहीं है? बेड है नहीं। जितने पेशेंट हम स्टेशन पर डॉक्टर साहब बुलाए तो स्टेशन पर ले आकर रखे हुए हैं। तो बहुत परेशानी है, खाना पीना 1 सप्ताह से खा नहीं रही है और बहुत ही परेशानी, उल्टी वगैरह सारा करती है। यहाँ लाए, क्या जवाब मिला? यहाँ लाए तो इमरजेंसी में दिखलाए, तो इमरजेंसी में बोला कि जाओ जहाँ तुम भर्ती, तो कार्डियो वार्ड में, वहाँ जाओ। जब कार्डियो वार्ड गए तो वहाँ बोला यहाँ पेशेंट भर्ती नहीं ले रहे हैं, पीएमसीएच जाओ, जान बचाना है। तो यहाँ से 4 महीना पहले इलाज करके लेके गए थे, उसके अभी आता तो बोलता भर्ती नहीं लेंगे। वहाँ गए तो वो बोलता भर्ती नहीं लेंगे। भर्ती क्यों नहीं ले रहे? बोले कि यहाँ कोई मरीज ही नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है यहाँ। इस भीषण गर्मी में मरीज के परिजन अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते परेशान हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे मरीज हैं जो किसी तरह अस्पताल पहुंच तो गए, लेकिन इलाज तो दूर, यहां रजिस्ट्रेशन के बावजूद भर्ती करवाना संभव नहीं हो सका। वो अभी तो बोलता है अभी भर्ती नहीं होगा सर। पेशेंट को क्या हुआ? पेशेंट का किडनी का प्रॉब्लम है। कहाँ प्राइवेट जाइएगा? नहीं सर, गरीब आदमी हम नहीं जा सकते हैं, प्राइवेट में सरकारी में करा सकते हैं। नहीं ले भर्ती। कौन है? पति है, नहीं ले भर्ती। डॉक्टर साहब नहीं भर्ती? नहीं लिया भर्ती, पूछो नहीं। क्या बीमारी है? सीना में दर्द हुए। क्या कीजिएगा? खाली सीने में दर्द हो। क्या कीजिएगा? तो भर्ती ले कहली सरकारी में जा छी, पाई कौड़ी नहीं, खाओ के आफत पड़ल है, सरकारी में भर्ती कर नहीं ली है भर्ती। अब जरा अस्पताल के अधीक्षक की भी सुनिए, जो कहते हैं कि कोरोना की वजह से गंभीर मरीजों को जनरल आईसीयू में भर्ती नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किस मरीज में कोरोना पॉजिटिव होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि नॉन कोविड अस्पताल होते हुए भी अब तक 20 से ज्यादा मरीज यहां कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 40 बेड जो है 24 घंटे में रिपोर्ट्स आ जाती है, तो वो 40 बेड मेरा रोल करते रहता है ताकि दूसरे मरीज आ सके। इस तरह से हम स्क्रीनिंग भी कर पा रहे हैं, आईसीयू की क्योंकि हमारे यहाँ वैसे मरीज आ रहे हैं जो कोविड के प्रॉब्लम से नहीं आ रहे हैं। उनको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है,
वो इसके लिए दिखाने आ रहे हैं, उसमें जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग मरीज पॉजिटिव आ जा रहे हैं। इसका ये मतलब आप समझिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नॉर्मल आदमी है उसमें भी कोरोना हो सकता है, सिम्टम कुछ नहीं हो सकती, जिसको मेडिकल टर्म में एसिम्टोमेटिक केस बोलते हैं। कोविड-19 का साइड इफेक्ट कहिए कि नॉन कोविड मरीजों को आईसीयू में बेड खाली रहने के बावजूद बेड नसीब नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रशासन को डर इस बात की होती है कि कहीं मरीजों में कोरोना तो नहीं है। सवाल ये उठता है कि आखिर गंभीर मरीज का इलाज हो तो फिर कैसे हो। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार सरकार राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचा रही है। सरकार ने इसके लिए ऐप का निर्माण किया है, जिसके जरिए 21 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। बिहार सरकार के इस ऐप की दूसरे राज्य भी तारीफ करने लगे हैं। कोरोना बंदी में बिहार के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को सरकार 1000 रुपए की आर्थिक मदद पहुंचा रही है। सभी प्रवासी कामगारों को आवेदन करने के लिए एक लिंक भी उपलब्ध भी कराया गया है। इस लिंक पर प्रवासी मजदूर आवेदन कर आर्थिक मदद ले रहे हैं। लेकिन इस पूरी मुहिम में सबसे बड़ी समस्या थी कि प्रवासी कामगारों का वेरिफिकेशन किस आधार पर किया जाए। इसके समाधान के लिए एनआईसी बिहार ने एक ऐप विकसित किया। इस ऐप की सबसे विशेषता यह है कि एक सॉल्यूशन से कई तरह के काम करता है। 1000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए प्रवासी कामगार को बैंक के खाते का नंबर डालना होता है, जहां राशि ट्रांसफर की जाती है। ऐप में व्यवस्था की गई है कि सरकार के पीएफएमएस सिस्टम सेवा बैंक खाते की जांच कर लेता है। उसके बाद आधार कार्ड की तस्वीर डाली जाती है। ये ऐप आधार कार्ड की ऑनलाइन जांच भी कर लेता है। सबसे अहम बात यह है कि आवेदक जहां है वहां से उसे एक सेल्फी अपलोड करनी होती है, जो जियो टैगिंग से जुड़े होने की वजह से यह बता देता है कि किस रूट से तस्वीर ली गई है। इससे शहर की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है और किसी तरह का फर्जीवाड़ा भी नहीं हो पाता है। सेल्फी लेने से पता चलता है कि वो आदमी बिहार में है या बिहार के बाहर है। और जब वो क्यों लेंगे? अगर बिहार में होगा तो उनको भुगतान नहीं किया? नहीं, ये सॉफ्टवेयर जैसे बिहार के अंदर में चलाया जाता है, ये ऑटोमेटिकली उसको रोकता है कि आप बिहार में हैं, आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो उनका अकाउंट नंबर आता है उसको हम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक ऐसा सिस्टम है जिससे अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं कि किनका ये अकाउंट है, उससे लाभार्थी का आधार नंबर आ गया। हाँ, अब देखिए साथ में वेरीफाई भी हो गया कि ये उन्हीं का आधार है। बिहार सरकार के इस पहल पर अब तक 30 लाख से ज्यादा आवेदन आर्थिक मदद के लिए आ चुके हैं। अब इस ऐप को पूरे देश में पसंद किया जाने लगा है। आर्थिक मदद प्रवासी मजदूरों को बेहद रास आ रही है। बिहार का है, ये एरिया पूरा खाली है। हरियाणा में फंसा हूँ, सोनीपत में रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार ने फोन करके बतलाया कि नीतीश कुमार बिहार सरकार ने फंसे हुए मजदूर के लिए राहत के लिए 1000 रुपया भेज रहा है। मैंने किसी से डाउनलोड करवा के मैं 1000 रुपया मेरे को बिहार सरकार ने दिया, बहुत बड़ा मदद मिला। कहना चाहता हूँ, जो बिहार सरकार द्वारा बिहार से बाहर फंसे आदमियों के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर की जा रही है। मेरे खाते में भी 1000 रुपये की राशि पहुँच चुकी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गए बिहार से हैं, हमें 1000 रुपया प्राप्त हो गया। ऐसा मौका पे हम लोग का प्राप्त हो गया। चलो काम हो जाए, आगे भी देते रहिएगा। हरियाणा में है कासन गांव में बिहार सरकार 1000 रुपये का मदद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार का। प्रवासी मजदूरों के भुगतान के मकसद से बनाया गया है यह ऐप कई मायनों में महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि कई राज्यों ने इस ऐप की डिमांड कर दी है। जाहिर सी बात है, इस ऐप की जो विशेषताएं और जो इसकी खासियत है उसके कारण यह धीरे धीरे पूरे देश के लिए नजीर बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार मूल के रहने वाले 10 मजदूर सुबह 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से रवाना हुए। लॉकडाउन में फंसे इन मजदूरों को उसके बड़े दिल वाले मालिक ने फ्लाइट से भिजवाया। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को पैदल जाते हुए और ट्रेन की हालत देखने के बाद दिल्ली में मशरूम की खेती करने वाले पप्पन सिंह और निरंजन सिंह ने यह फैसला लिया कि इन मजदूरों को यूं ही नहीं जाने देंगे। उसके बाद इन लोगों ने फ्लाइट की टिकट बुक करवाने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर खुद वो छोड़ने भी आए। दिल्ली से पटना सुबह 6 बजे उड़ने वाली फ्लाइट पटना सुबह करीब 8:15 बजे पहुंचेगी। पटना एयरपोर्ट से विशेष बस द्वारा समस्तीपुर उसे भेजा जाएगा। दिल्ली के पप्पन सिंह और निरंजन सिंह ने ही पटना एयरपोर्ट से समस्तीपुर जाने के लिए बस की व्यवस्था भी करवाया है।
खबर गया से है, जहां म्यांमार के 22 नागरिकों को पुलिस ने रोका है। सभी को यंगून जाने से पुलिस ने रोक लिया है। सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने सभी को नोटिस पत्र थमा दिया। सभी यंगून जाने के लिए कोलकाता से बस से गया पहुंचे थे। सभी के मरकज के कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की आशंका है। हवाई जहाज से आ रहे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुशी जताई है। सीएम ने प्रोजेक्ट भवन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता में मजदूरों की सकुशल घर वापसी कराना है, जिसे लेकर कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही लद्दाख और अंडमान निकोबार में फंसे झारखंड के मजदूरों को भी सरकार लाएगी। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज पहली बार हवाई जहाज से 180 मजदूर रांची आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह को केंद्र ने मानते हुए हवाई जहाज से मजदूरों को लाने की स्वीकृति दे दी है। आज 180 मजदूरों की पहली खेप मुंबई से एयर एशिया से रांची पहुंचेंगे। जितना संभव हो, मैंने पहले भी कहा, मजदूर प्रवासी की सुरक्षा, सकुशल घर पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। अभी और भी कई जगह हैं, लद्दाख वगैरह, त्रिपुरा वगैरह, उन सब जगह से भी लोगों की लाने की बात चल रही है। हमने सभी को आदेश दिया है कि इन सब विषयों पर काम करें। ये अच्छी खबर है कि अब लोग आ रहे हैं, लेकिन जो छूट रहे हैं उनको भी किसी तरीके से हम लोग खोज के लाए हैं। ये हम लोग का प्रयास है। कोरोना से निपटने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैराथन बैठक की। बिहार में अब तक 10,000 कोरोना टेस्ट के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, लेकिन जांच 3,000 के आसपास ही रहती है। अब मुख्यमंत्री ने प्राइवेट लैब के जरिए जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और इसके विस्तार के निर्देश दिए। बाहर से आ रहे लोगों का अधिक से अधिक कोरोना जांच हो पाए, इसके लिए टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की बात कही। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तर पर आइसोलेशन वार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। फैसला लिया गया कि जिन सरकारी भवनों का निर्माण हो चुका है और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर में बदला जाएगा। इसके अलावा निजी व्यावसायिक भवनों और होटल्स को भी आइसोलेशन सेंटर के रूप में तब्दील करने का निर्देश दिया गया। की क्षमता अभी सभी की टेस्टिंग की तत्काल नहीं है, क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है कि जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, 10,000 तक तुरंत लाया जाए, उसके बाद आगे भी बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करना है और सुदृढ़ करना है और उसको और एक्सपैंड करना है। दुनिया भर में कोरोना की दवा और वैक्सीन को लेकर लगातार रिसर्च चल रहे हैं। ऐसे में रिम्स के एनेस्थीसिया विभाग के एक डॉक्टर ने भी ईथर से इलाज की अनुमति मांगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईथर का इस्तेमाल दुनिया भर में बंद हो चुका है। मेडिकल साइंस और व्यवहार में ईथर का इस्तेमाल भले ही दुनिया में बंद हो चुका हो, लेकिन सैनिटाइजर के तौर पर अल्कोहल के इस्तेमाल ने ईथर को लेकर भी संभावना पैदा कर दी है। रिम्स के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर मानते हैं कि ईथर से कोरोना वायरस का मुकम्मल इलाज हो सकता है, लिहाजा उन्होंने इलाज को लेकर ICMR से अनुमति भी मांगी है। जिस तरह से अल्कोहल कोरोना को आउटर लिपिड लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ईथर भी वही काम करेगा। अब है कि अल्कोहल को हम लोग इनहेल तो नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, हाँ, तो ईथर को हम लोग एनेस्थीसिया में हमेशा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के रूप में यूज किए हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एनेस्थेटिक इनहेलेशनल ड्रग नोन टिल डेट। हाँ, हम दिए हैं, सबमिट किए हैं। एथिकल कमिटी 2 बार 3 बार उसको रेक्टिफाई करने का बोला, हम लोग दिए हैं, बट स्टिल दे आर अनएबल टू टेक एनी डिसीजन। और जब तक एथिकल कमिटी से क्लियर नहीं हो जाता है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। 29 अप्रैल को पहली बार एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर ने ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के बाद रिम्स में भर्ती कोरोना मरीजों का ईथर से इलाज की अनुमति मांगी, जिसे रिम्स के एथिकल कमेटी ने खारिज कर दिया। इसके बाद डॉक्टर प्रवीण ने ICMR से इस संबंध में अनुमति मांगी, तो वहां से पहले रिम्स के एथिकल कमेटी से NOC के लिए कहा गया। उधर रिम्स के निदेशक की माने तो डॉक्टर प्रवीण को पहले ईथर को लेकर
पायलट प्रोजेक्ट के लिए अनुमति मांगनी चाहिए थी। तो आप लोकली सोच करके बहुत चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में, अगर आपका ऑब्जर्वेशन कोई है तो उसको ICMR को, जो साइंटिफिक सोसाइटी हैं, उनको लिखा जाता है। उस पर जब विचार करके इथिकल परमिशन मिल जाता है तभी उसको आप प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रायल कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप जो कुछ भी सोचें और कल कहें कि इससे फायदा हो जाएगा। रिम्स का नाम देश और दुनिया में इलाज और रिसर्च दोनों के लिए जाना जाता है। ईथर से इलाज को लेकर एक चिकित्सक ने आज अपनी बात छेड़ दी है और अब देखना है कि उनकी रिपोर्ट की धमक कितनी दूर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। कैमूर के रामगढ़ में बने जीबी कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। खाने के साथ कई समस्याओं को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि सेंटर में खाना नहीं मिलता है, साथ ही शौचालय भी गंदा है, तबीयत खराब होने पर दवा का भी इंतजाम नहीं है। जबकि रामगढ़ के सीओ का कहना है कि सभी शिकायतें दूर होगी। जा रहा है तो वही सब्जी में डालकर सब्जी बना दे रहे हैं। लोग बीमार कितने लोग हैं। आज हम बीमार थे, हम घर से दवा मंगाए थे और क्या बोलते हैं डॉक्टर से चेक कराएंगे। हम लोग को इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि हम लोग 14 दिन के बाद गांव जाएंगे। अगर एक लोग को बीमारी रहा तो 100 गांव फैलेगा, तो बढ़ेगा कि कम होगा। मीनू के अनुसार आज तक न कभी रोटी मिला है, कभी आज तक भी इतने दिन में मैं हूँ। इसकी शिकायत आप किसी पदाधिकारी की है? सर, पदाधिकारी के यहाँ फोन करके किए तो सीधा ये बोला गया कि बीडीओ साहब को ग्लूकोज चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं, वो अपना शरीर देखेंगे कि आप लोग के देखें। सभी जगहों पर लोग खाना खाए और किसी ने कोई खाना का शिकायत नहीं किया है। ये मात्र ये 80 लोग हैं जो कि खाना का शिकायत किए और उसके बाद इनकी शिकायतें बढ़ती चली गई। थोड़ा बहुत कुछ शिकायत था उसको दूर कर दिया जाएगा।